आप सभी को नमस्कार। पॉलिटिकल अलायंस हिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान से संबंधित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, जीआईसी, जीडीसी, असिस्टेंट प्रोफेसर तथा अन्य किसी वनडे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न दिया है। भारत में सामान्य निर्वाचन हेतु एक निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है। ए है परिसमन आयोग द्वारा, बी है भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा, सी है राष्ट्रपति द्वारा और डी है जनगणना आयोग द्वारा। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, परिसीमन आयोग द्वारा। देखिए भारत में सामान्य निर्वाचन हेतु एक निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। यह आयोग भारत सरकार द्वारा परिसीमन अधिनियम के अंतर्गत स्थापित आयोग है। इस संबंध में अधिसूचना भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है दिया कि दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग का गठन कब और किसके नेतृत्व के तहत किया गया था। देखिए ये है 1985 GV.K. राव, 1979 VP मंडल, 1953 काका साहेब कालेलकर और 1957 बलवंत राय मेहता और ई है 1977 अशोक मेहता। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, VP मंडल। देखिए जो VP मंडल है इनका पूरा नाम है विंदेश्वरी प्रसाद मंडल। इनकी अध्यक्षता में 1 जनवरी 1979 को दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। इसने 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। मंडल आयोग ने ओबीसी की पहचान करने के लिए 11 संकेतक या मानदंड को विकास किया, जिनमें से लगभग 4 आर्थिक थे। नेक्स्ट दिया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन के लिए प्रावधान है। अनुच्छेद 320, 322, 324 या फिर 326। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 324। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। भारत का निर्वाचन आयोग एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 25 जनवरी 1950 को। वह संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है दिया है भारत में चुनाव आयोग द्वारा परिभाषित निम्न में से कौन सा राजनीतिक दल का वर्णित वर्ग नहीं है। वर्णित वर्ग नहीं है। राष्ट्रीय दल, राज्य दल, क्षेत्रीय दल, पंजीकृत या फिर अमान्यता प्राप्त दल। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्षेत्रीय दल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भारत में चुनाव आयोग द्वारा परिभाषित दलों में क्षेत्रीय दल का जिक्र नहीं है, जबकि इनमें राष्ट्रीय दल, राज्य दल एवं पंजीकृत दल यानी कि अमान्यता प्राप्त दलों का वर्णन है। नेक्स्ट दिया है कि निम्नलिखित में से कौन एक स्वस्थ जनमत के विनिर्माण में बाधा है। स्वतंत्र प्रेस, सकारात्मक पत्रकारिता, सांप्रदायिक प्रचार प्रसार या राष्ट्रपति के भाषण। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सांप्रदायिक प्रचार प्रसार। देखिए चुनावों के समय या सामान्य दिनों में सांप्रदायिक प्रचार प्रसार, तुष्टीकरण की नीति, धन बल बाहुबल का प्रयोग स्वस्थ जनमत के निर्माण में बाधा है। स्वस्थ जनमत एक प्रगतिशील गत्यात्मक लोकतंत्र का आधार है। नेक्स्ट है दिया है निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के चुनाव आयोग से नहीं है। चुनाव की अधिसूचना जारी करना, चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, चुनाव की प्रारंभिक वैधता का निपटारा करना और चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करना। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चुनाव की अधिसूचना जारी करना। ये चुनाव आयोग से संबंधित नहीं है, बाकी सब इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर चुनाव की अधिसूचना लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति तथा विधानसभा और विधान परिषद के लिए संबंधित राज्य का राज्यपाल जारी करता है। इसके बाद समय, निर्वाचन तिथि आदि की घोषणा की जाती है। यहीं से चुनाव प्रक्रिया आरंभ होती है। नेक्स्ट है दिया कि नोटा, NOTA, नोटा को मतदान में भारत की वोटिंग मशीन में पहली बार कब पेश किया गया था। 2001, 2002, 2008, 2009,
2013-14, 2010-11। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2008 और 9 में। नोटा अर्थात NOTA का अर्थ है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। नोटा का प्रयोग भारत के मतदान प्रणाली में सर्वप्रथम 2008-9 में किया गया। इसके तहत मतदाता को चुनाव में खड़े सभी प्रत्याशियों को नकारने का अधिकार दिया गया है। स्थानीय चुनाव में मतदाताओं को नोटा का विकल्प देने वाला छत्तीसगढ़ जो भारत का पहला राज्य है। भारत में निर्वाचन आयोग से जो दिसंबर 2013 में विधानसभा चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM में नोटा का विकल्प देने का निर्देश दिया था। वर्ष 2014 में नोटा पूरे देश में लागू हुआ। नेक्स्ट दिया है संविधान का अनुच्छेद जो UPSC के सदस्यों को हटाने के बारे में विवरण देता है 323 है, 325 है, 317 है और 319 है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 317, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान के जो अनुच्छेद 317 के तहत UPSC के सदस्यों को हटाने का प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार UPSC के अध्यक्ष या किसी सदस्य को कदाचार मिसबिहेवियर जिसको कहते हैं के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उसको पद से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद जो 319 के अंतर्गत क्या है कि UPSC के सदस्यों को सेवानिवृत्ति के पश्चात सरकारी नियोजन हेतु अपात्र घोषित किया गया है। अनुच्छेद जो 323 है ये, तो अनुच्छेद 323 में क्या है कि UPSC का यह कर्तव्य होता है कि अनुच्छेद 323 में कर्तव्य है कि वह प्रतिवर्ष अपने कार्यों की रिपोर्ट किसको दे, तो राष्ट्रपति के। इसके तहत क्या है कि प्रत्येक कार्यों की रिपोर्ट किसको देंगे, ये राष्ट्रपति को देंगे। नेक्स्ट है दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है। इनमें से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है पूछ रहा है। चुनाव आयोग, नीति आयोग, UPSC और वित्त आयोग। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा नीति आयोग। देखिए जो चुनाव आयोग है, UPSC है और वित्त आयोग ये संविधान में दर्ज है। देखिए चुनाव जो नीति आयोग है गैर संवैधानिक निकाय है। इसका गठन जो है 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से हुआ था। इसका पूरा नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। प्रधानमंत्री इसका पद अध्यक्ष होता है। इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया। यह केंद्र सरकार के जो है वह थिंक टैंक अर्थात बौद्धिक संस्थान के रूप में कार्य करता है। चुनाव आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत तथा संघ लोक सेवा आयोग UPSC अनुच्छेद 315 के तहत गठित किया जाने वाला संवैधानिक निकाय है। ठीक ना, ये सब क्या है, ये संवैधानिक निकाय है, ये क्या है, गैर संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट दिया कि मताधिकार का अधिकांश देशों द्वारा अपनाया गया। मताधिकार का यह अधिकांश देशों द्वारा अपनाया गया है शिक्षा पर आधारित, लिंग पर आधारित, संपत्ति पर आधारित और आयु पर आधारित। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आयु पर आधारित। ठीक ना, मताधिकार को अधिकांश देशों ने किस पर अपनाया है, तो आयु पर आधारित अपनाया गया है। नेक्स्ट है दिया कि निम्न राज्यों में से किसमें 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू नहीं है। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, अर्थात नागालैंड में, मेघालय में और मिजोरम में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू नहीं है। देखिए 73वां संविधान संशोधन 1992 में 24 अप्रैल को लागू हुआ है। यह अधिनियम पंचायती राज से संबंधित है जो कि भारत के पूर्वी राज्यों कुछ हिस्सों में लागू नहीं है, जिसमें नागालैंड, मेघालय और मिजोरम ये सब आते हैं। नेक्स्ट दिया है संविधान के किस अध्याय में निर्वाचन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद जो 14, अध्याय 14, अध्याय 15, अध्याय 17 और अध्याय 18 में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अध्याय 15। ठीक है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो 22 भाग हैं। 15वें भाग में क्या है, निर्वाचन संबंधी प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है दिया है कि वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा गठित किया जाता है प्रत्येक 2 वर्षों में, प्रत्येक 3 वर्षों में, प्रत्येक 5 वर्षों में या प्रत्येक 4 वर्षों में। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रत्येक 5 वर्षों में इसका गठन है। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का प्रावधान है। इसकी स्थापना 1951 में की गई, जो राष्ट्रपति द्वारा गठित किया जाता है, जो केंद्र के करों की हिस्सेदारी पर अपना सुझाव राष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि वोट देने का अधिकार है
वोट देने का अधिकार है क्या है कि एक सामाजिक अधिकार है, व्यक्तिगत अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है या फिर विधिक अधिकार है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा राजनीतिक अधिकार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, नागरिक के चुनाव में भाग लेने की प्रक्रिया को मतदान के अधिकार के रूप में जाना जाता है। मतदान के अधिकार का प्रयोग वह नागरिक राष्ट्रीय, राज्य तथा स्थानीय स्तर की सभाओं के प्रतिनिधियों के चुनाव करता है। नेक्स्ट दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत है? निर्वाचन मंडल, गठबंधन सरकार, साझा न्यूनतम कार्यक्रम या एकल संक्रमणीय मत। एकल संक्रमणीय मत। तो जो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, एकल संक्रमणीय मत। देखिए, एकल संक्रमणीय जो पद्धति है, प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है, इसमें आवश्यकता अनुसार एवं नियमानुसार वोटर के मत को दूसरे उम्मीदवार के लिए हस्तांतरित किया जाता है। इस प्रणाली के अनुसार प्रत्येक मतदाता को केवल एक मत देने की व्यवस्था होती है, भले ही चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या कितनी ही क्यों न हो। नेक्स्ट दिया कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था एक निर्वाचन क्रियाविधि के रूप में क्या सुनिश्चित करती है? अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व, बहुमत का शासन, सरकार में स्थिरता या समान राजनीतिक विचार। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व इस सिद्धांत पर आधारित है कि मतों को तोलना चाहिए, गिनना नहीं चाहिए। इसके 3 तत्व हैं, जैसे कि बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र का होना चाहिए, प्रत्याशी का चुनाव स्पष्ट बहुमत अथवा सापेक्ष बहुमत प्राप्त करने के आधार पर नहीं बल्कि मतों का वह कोटा प्राप्त करने के आधार पर होना चाहिए। तीसरे इनका निहितार्थ है कि विधायिका में निर्वाचकों का ऐसा प्रतिनिधित्व हो जो गणित की दृष्टि से सटीक हो। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट है, दिया है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पदमुक्त किया जा सकता है। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है इनको पदमुक्त किया जा सकता है कैसे? भारतीय राष्ट्रपति द्वारा, मंत्रिपरिषद द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा या फिर उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों को पदमुक्त करने की प्रक्रिया द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पदमुक्त करने की प्रक्रिया के द्वारा। निर्वाचन जो आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उसी आधारों पर हटाया जा सकेगा जिस रीति से या जिस आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। अर्थात मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से और साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। नेक्स्ट दिया है, भारत में सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है 1919 के अधिनियम द्वारा, 1935 के अधिनियम द्वारा, भारत के संविधान द्वारा या 1971 के संविधान संशोधन द्वारा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा भारत के संविधान द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सार्वभौम वयस्क मताधिकार भारतीय संविधान द्वारा दिया गया है। यद्यपि इसके पहले विभिन्न संवैधानिक सुधारों द्वारा सीमित संख्या में भारतीयों को मताधिकार का अधिकार दिया गया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 326 है, 326 से अनुच्छेद, इसमें प्रावधान किया गया है कि लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन जो होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। नेक्स्ट दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी एक पद्धति अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की पद्धति नहीं है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व, संचित मत प्रणाली, सीमित मत प्रणाली, सार्वभौमिक मताधिकार प्रणाली। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सार्वभौमिक मताधिकार प्रणाली। ठीक है, देखिए अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व ये क्या होता है कि इन लोगों के बारे में जो अपने धर्म, भाषा, संस्कृति, नस्ल या जाति आदि के कारण अल्पसंख्यक होते हैं, प्रतिनिधित्व प्रदान करने का तरीका वास्तव में एक नाजुक विषय है। इसमें यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए कुछ प्रावधान किया जाना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए कुछ विधियों का सुझाव दिया गया है, जैसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व, सीमित मत व्यवस्था, एकल मत व्यवस्था, माध्यम व्यवस्था, संचयी मतदान व्यवस्था और मतभार मनोनयन। तो इसमें सार्वभौमिक मताधिकार ये बिल्कुल नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी ही इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ये पद्धति इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट दिया है, निर्वाचन की सूची
प्रणाली पाई जाती है? यूएसए में, चीन में, स्वीडन में और फ्रांस में। देखिए निर्वाचन की एक प्रणाली है जिसको हम सूची पद्धति बोलते हैं, सूची प्रणाली बोलते हैं। कहाँ पाई जाती है? यूएसए में, चीन में, स्वीडन में या फिर फ्रांस में। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूएसए में। देखिए निर्वाचन सूची प्रणाली अमेरिका में पाई जाती है। राष्ट्रपति के चुनाव के समय निर्वाचन मंडल के निर्वाचन के में प्रत्येक दल अपने अपने निर्वाचक दलों की सूची निकालते हैं, जिसमें व्यक्ति को, किसी एक व्यक्ति को वोट न देकर के संपूर्ण सूची को वोट देने पड़ते हैं। नेक्स्ट दिया है, निम्नलिखित में से कौन महिला मताधिकार का प्रबल समर्थक था? महिला मताधिकार का प्रबल समर्थक था हेनरी मैन, सिजविक, मैकाले और लेकी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सिजविक। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए स्त्री मताधिकार के सबसे महत्वपूर्ण तथा प्रभावशाली समर्थक कुछ विचारकों में जॉन स्टुअर्ट मिल है, जेरेमी बेंथम है, थॉमस हेयर है, सिजविक है, लावेलिए हैं। ये कुछ नाम है। इनके विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि सर्वप्रथम इनका तर्क था कि लिंग विभेद से मताधिकार का कोई संबंध नहीं है। यदि किसी व्यक्ति में मताधिकार प्राप्त करने की सब योग्यताएं हैं तो मताधिकार से उसे केवल इसलिए वंचित करना कि वह स्त्री है सरासर अन्यायपूर्ण है, अविवेकी तथा तर्कहीन है। द्वितीय तर्क क्या था कि भारतीय मताधिकार आत्मरक्षार्थ स्त्रियों के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि पुरुषों के लिए। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा सिजविक। नेक्स्ट दिया कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? बेंथम ने, चर्चिल ने, थॉमस हेयर ने या फिर एटली ने। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा थॉमस हेयर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह प्रणाली जो अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने की पद्धति से सबसे अच्छी मानी जाती है। यह सभी वर्गों को उनकी संख्या के अनुपात में राष्ट्रीय विधानमंडल में प्रतिनिधित्व दिलाने का अच्छा प्रयास है। इस प्रणाली का जन्मदाता जो थे वह अंग्रेज विद्वान थॉमस हेयर था। इसी कारण इसे हेयर प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। हेयर फार्मूला जो है उसको बोलते हैं जैसे कि कुल डाले गए मतों की संख्या में निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या से भाग देते हैं, तो जो कोटा निकलता है उसी से निकाला जाता है। नेक्स्ट दिया है, निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किसके अधीन कार्य करता है? निर्वाचन आयोग किसके अधीन कार्य करता है? दिया गृह मंत्रालय के, विधि मंत्रालय के, प्रधानमंत्री सचिवालय के या फिर इनमें से किसी के अधीन नहीं। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से किसी के अधीन यह काम नहीं करता है। संविधान निर्माताओं ने निर्वाचन के राजनीतिक अधिकार को संविधान का अभिन्न अंग बनाया और उसकी जारी प्रक्रिया अनुच्छेद जो है वो 324 के तहत कर दिया। इसके तहत भारत में निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया एक संवैधानिक संस्था निर्वाचन आयोग द्वारा नियंत्रित की जाती है। भारत में निर्वाचन के लिए संविधान द्वारा कुछ प्रावधान दिए गए हैं और संसद ने भी निर्वाचन की प्रक्रिया के संबंध में कुछ उपबंध दिए गए हैं। इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, किसी के अधीन नहीं है, ये खुद अपने आप में स्वतंत्र है। अगला प्रश्न है कि दिया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पंचायतों के निर्वाचन का संचालन करने के लिए निम्नलिखित में से किसमें सख्त निहित की जानी चाहिए? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य निर्वाचन आयोग या राज्य के मुख्य सचिव। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पंचायत के सभी चुनावों को संपन्न कराने की शक्ति राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद जो 243 के अंतर्गत करता है। नेक्स्ट दिया है ये इस सेट का ये आखिरी प्रश्न है। दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में चुनाव सुधारों के साथ संबंधित नहीं है? यह है दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, जीवीके राव समिति या तारकुंडे समिति। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा जीवीके राव समिति। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीवीके राव समिति चुनाव सुधार से संबंधित न होकर के ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित है, लेकिन बाकी दिनेश गोस्वामी, इंद्रजीत गुप्ता और तारकुंडे ये चुनाव सुधारों से संबंधित हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आज के लिए इतना ही। इसके आगे के प्रश्न को हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो हमारे इस आज के वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा।